देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो स्पष्ट दिखाई दिया अरुणाचल में। जिस ढंग से जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने व्यवहार किया। अब आप एक गठबंधन में हैं और नीतीश कुमार के जो विधायक, वहां 7 विधायक हैं, वो सबके सब सरकार का समर्थन कर रहे थे। ये भी नहीं कि अपोजिशन में थे और उनको तोड़ना जो है जरूरी था। बहुत कंफर्टेबल किस्म से सरकार चल रही थी और वहां आपने उनके विधायकों को तोड़ लिया। ये तो गठबंधन धर्म के साथ घात करना हुआ। ये देखिए, अब स्पष्ट हो गया है। यहां भी जिस ढंग से सरकार बनी हुई है, चुनाव के समय जिस ढंग से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका रहस्य जो है अब खुलने लगा है। अभी बिहार सरकार की दोनों उप मुख्यमंत्री लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को कहा कि भाई, भाजपा पर भरोसा करके लोगों ने वहां हमको बहुमत दिया है, उसका ख्याल रखना चाहिए। कल ही के अखबार में, पटना के अखबार में छपा है कि हिंदू जागरण मंच से एक आरएसएस के पदाधिकारी ने नीतीश कुमार की सरकार से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहां भी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब नीतीश कुमार को देखना है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कितना कुछ सहन कर सकते हैं। हमको याद है एक समय नीतीश कुमार का वो जो माने स्टैंड था कि हम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर में भी दिखाई नहीं दें, और आज जो है इस ढंग की स्थिति हो गई है। तो इतिहास बड़ा माने आपको सत्ता लुलुप के रूप में देखेगा अगर इसके बावजूद भी आप वहां टिके रहते हैं। और नीतीश कुमार बाहर निकले, हम उनका स्वागत करेंगे। क्या लगता है, क्या ऐसी मजबूरी है? अब मजबूरी क्या, मजबूरी का सवाल नहीं है। एक तो देखिए, एक दिक्कत क्या होती है कि 15 वर्षों से आप लगातार सत्ता में हैं, सत्ता के आदी हो चुके हैं, और अब जो है अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में माने डर लगता है, साहस की कमी है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक रूप से मैंने जिन सिद्धांतों का वकालत आप करते रहे हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है कम्युनलिज्म के बारे में, हम जो है बिल्कुल सिकुड़ हैं, हम समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, गांधी को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो ये मौखिक बात हो गई। कसौटी तो होगी कि हाँ साहब, आप किस ढंग से मैंने जिन मूल्यों की, जिन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं उसके लिए आप कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। तो वो जोखिम लेने की क्षमता जो है, लगता है कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार जी की खत्म हो गई, और इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस में आते हैं तो स्वागत है। देखे ना, अलायंस वगैरह की बात तो बाद में ना है, पहले तो नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। नीतीश कुमार वहां कोई स्टैंड ले, वहीं स्टैंड ले, साफ साफ बात करें कि भाई आप किस ढंग से सरकार मैंने गठबंधन को चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए, अमित शाह से कहना चाहिए, ये क्या तमाशा हो रहा है भाई। ये तो स्टैंड कम से कम लें, सार्वजनिक रूप से मैंने पैर रोपें कि नहीं साहब ये अति हो रहा है, इसके पीछे हम नहीं हटेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट क्या लगता है, जिस तरह से किसान भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल बड़ा रोब से और मजबूत आवाज में ये कहा कि साहब हम जो है बात करने के लिए तैयार हैं, और जो है कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये सारी माने उन्होंने ये भी कहा कि तार्किक बात होनी चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जब सदन में भी यह बिल पेश हुआ था कानून बनाने के लिए, उस समय आप बहस से क्यों भागे? आपने आनंद फानन में राज्यसभा में मैंने बिल को पास कराया, कानून का शकल दिया। लोग ये मांग कर रहे थे कि साहब इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। हमको प्रवर समिति का अनुभव है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, और प्रवर समिति में सारी पार्टियों के लोग रहते हैं, बहुत विस्तार से चर्चा होती है। जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो लोग विशेषज्ञ हैं इस विषय के, सबको बुला करके मैंने प्रवर समिति के लोग समझते हैं कि भाई इसका
माने नफा नुकसान क्या होगा इस क्लॉज का, इस क्लॉज कह के क्लॉज पर बहस होती है। हम अरुण जेटली के साथ लोकपाल विधेयक पर विचार करने के लिए जो प्रवर समिति बनी थी उसमें भी हम थे, रामगोपाल यादव उसके अध्यक्ष थे। प्रवर समिति में माने भेजने से आपने इनकार किया, बल्कि फरेब हुआ। राज्यसभा की जो संचालन नियमावली है वो कहती है कि कोई एक सदस्य भी अपने सीट पर खड़ा होकर के माने मतदान का, वोटिंग का, डिवीजन का मांग करेगा तो सभापति को कराना ही है। सभापति ने कह दिया कि नहीं साहब, इस तरह का कोई माने प्रॉपर ढंग से डिमांड नहीं हुआ था। और अगले दिन जो है विजुअल में दिखाया गया कि सीपीएम के सदस्य अपने सीट पर खड़ा होकर के माने डिमांड कर रहे हैं कि नहीं साहब डिवीजन किए जाए। वहां आप क्यों भाग गए? आज जो है भीड़ से बात करना चाहते हैं, उस समय सदन के लोगों से, लोकतंत्र में सदन ही है जहां बहस विचार के साथ जो है पास होता है। इसके अलावे हड़बड़ी क्या थी भाई? कोरोना के मार से लोग जो है आप पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे हैं, और आप जो है उससे जो पावर मिला है डिजास्टर मैनेजर, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं इसमें। जबकि हमारे संविधान में कृषि का जो विषय है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करके ये कानून बनाया। क्यों? क्या वजह था? लोगों के मन में शक होता है कि ये जो जल्दीबाजी और हड़बड़ी दिखाई दी, इसके पीछे क्या कारण है। हम ये भी मैंने उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दुल्हरुआ हैं अडानी, वो कैसे पहले से ही हरियाणा में 100-100 एकड़ जमीन ले लेके गोदाम बना रहे हैं भाई। ये सब संदेह पैदा करता है कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं या कारपोरेट सेक्टर के हित की बात कर रहे हैं, और सारी खेती का कारपोरेट पर होगी। ये जो किसानों के मन में अंदेशा रहता है, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा फसल पैदा करते हैं, उसका दाम गिर जाता है। बाढ़ है, सुखाड़ है, पाला है, जिसके चलते फसल का जो नुकसान होता है उसका भरपाई कौन करेगा भाई? जो फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री जी का, वो किसानों के लिए नहीं है। वो जो रिलायंस और उनके जैसे जो बीमा कंपनियां हैं उनको जाता है। हिसाब लगा करके देख लिया जाए कि प्रीमियम के रूप में इन कंपनियों ने सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, वो किसानों से कितना लिया और कितना दिया किसानों को, पता लगेगा कि सबका सब पैसा डकार रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री जी को खुद जवाब देना चाहिए। और इसी की वजह से मैंने किसान आंदोलन जो है ये है, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कोई हाथ नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार ये तोहमत लगा रहे हैं, उसमें क्या औकात है? अगर इतनी ताकत पॉलिटिकल पार्टियों में हो जाती कि इस कड़ाके ठंड के मौसम में, कुहा में इतना लंबा ये संघर्ष चला सकते थे, तो नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर नहीं बैठे होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।